मैं यजवेंद्र बैरागी और हम लोग मिल करके पढ़ने वाले हैं साइंस, है ना। देखिए, जैसे आप सभी को पता है, इससे पहले जो सिलेबस डिस्कस किया गया था उसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि हमारे पास कांस्टेबल का जो अवेलेबल स्लॉट है साइंस के लिए वो है 10 नंबर का। अब इस 10 नंबर के स्लॉट में हम लोग कितना ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं अपने मार्किंग को, वो अब हम पढ़ना चालू करेंगे और उसके साथ साथ सीखना चालू करेंगे। देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने एक छोटा सा सिलेबस का ब्रीफ लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें पढ़ने लायक है अभी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमको साइंस में ख़त्म करना है और सीखना ही है। मैंने आपके साथ जब सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई थी कि साइंस में क्या क्या पढ़ना है। 1 लाइन फैक्ट OLFs पढ़ने हैं अपने को पढ़ना है अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग के साथ साथ हमें पढ़ना है उदाहरण। चलिए, तो हमें अगर इस एग्जाम के लिए आप सिंसियर हो तो इन 3 चीजों पर बहुत ध्यान देना। 1 लाइन फैक्ट, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, और तीसरी चीज होगी हमारे एग्जाम्पल्स अगर क्लियरली माइंड में दिमाग में बैठ गए, यानी कि आगे की कोई सी भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। वो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही पूछा जाता है। कभी भी कोई सीधे सीधे न्यूटन का तीसरा नियम या फिर प्रकाश की चाल इस माध्यम में कैलकुलेट करके बताओ, इतने लंबे चौड़े न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। वो आपसे एग्जाम्पल या फिर दैनिक जीवन की कोई एप्लीकेशन होती है जो घुमा फिरा करके वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। हम वही कर रहे हैं बेसिकली। मैंने ये जो बोर्ड पे लिखा है ये सिलेबस का ही ब्रीफ है, घबराने वाली बात नहीं है। अपन देखते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ना है। देखो जरा इधर, सबसे पहले साइंस के ये जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स को अभी दरकिनार करो। आप तो ये सोचो कि आपको साइंस पढ़नी है, ये देखो ही मत कि आप 10 नंबर के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। ये मत सोचो कि आपको 10 नंबर के लिए पढ़ना है, आप ये सोचो कि आपको साइंस पढ़नी है। अब अगर साइंस पढ़नी है तो शुरुआत कहां से करेंगे, वो अभी हम डिसाइड करेंगे कि हम बायो स्टार्ट करें, फिजिक्स स्टार्ट करें या केमिस्ट्री स्टार्ट करें। लेकिन जो भी स्टार्ट करेंगे उनमें कौन से टॉपिक वो होंगे जो हमें देखने हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी कि सबसे पहले बायोलॉजी में जहां से हम शुरू करने वाले हैं और जो टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है कोशिका, यानी कि सेल से जुड़े हुए सवाल एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते ही हैं। बहुत से सवाल तो इतने सिंपल होते हैं कि आप लोगों को अभी भी रटा होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, सेल में सफाई की काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं। ये जो छोटे मोटे क्या बोलते हैं जिसको क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगली चीज होगी ऊतक। कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है, ये हम लोग सीखेंगे कौन कौन से ऊतक होते हैं। हमारे जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों का वर्गीकरण सीखेंगे। पादपों और जंतुओं में ऊतकों का क्या महत्व है, कौन सा ऊतक किस तरह से कार्य करता है, ये जानेंगे। सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद आता है बहुत बड़ा टॉपिक जिसको कहा जाता है जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाओं में क्या क्या आता है, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन, परिसंचरण। और ये सारी की सारी क्रियाओं में हम अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में सीखेंगे। जैसे पाचन में लिवर और पेट के बारे में सीखेंगे, जब हम रक्त परिसंचरण सीखेंगे तो उसमें हृदय के बारे में जानेंगे, जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो फेफड़ों के बारे में जानेंगे, जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो किडनी के बारे में जानेंगे। तो हम हमारे शरीर के आंतरिक संरचना के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। और आखिरी टॉपिक आता है रक्त यानी कि ब्लड। साइंस वैसे भी बायलैंग्वेज होती है, घबरा क्यों रहे हो। साइंस पूरी तरह से हिंदी में तो मैं खुद नहीं जानता, तो ऑब्वियसली इंग्लिश के वर्ड यूज करने ही पड़ेंगे। तो फिर बायलैंग्वेज ही चलने दो उसको, पूरा इंग्लिश या पूरा हिंदी नहीं करते हैं अपन, है ना, बायलैंग्वेज चलेंगे। हाँ, ज्यादा हो कम हो उससे मतलब नहीं है हिंदी वाले, लेकिन अपन दोनों भाषाओं में चलते हैं। ओके, चलो फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स का सबसे आसान और सबसे पहला चैप्टर होता है मापन, और इस मापन के सवाल भी बड़े आते हैं। अपन लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन आप देखोगे कि CGS से MKS यूनिट में कन्वर्जन करने के क्वेश्चन आते हैं। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये सारे क्वेश्चन रेगुलरली हमारी एग्जाम्स में देखे गए हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, और हम सिंपल समझ के ही इन टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देते, तो हम अभी उनको कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा गति, बल, कार्य, ऊष्मा और प्रकाश। प्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी रेगुलरली एग्जाम में आते हैं और बनाना कठिन है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा लाइट के बारे में तो आप नहीं कर पाओगे, ये जरूरी है ना, तो इसको करना है। देन आते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस पर। आप ये बस सोचना कि ये सिलेबस इतना ही है, ये मैं वो बता रहा हूं जो हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है, जो हमको पहली फुर्सत में इन टॉपिक्स को तो खत्म करना ही करना है। उसके बाद हम लोग आगे वाले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। मतलब ये जो सिलेबस है ये हमारा लेवल 1 है, फर्स्ट लेवल पे हमको ये सारे टॉपिक निपटाने हैं।
सेकंड लेवल पे जाएंगे साइंस के, तब आगे के टॉपिक्स आएंगे हमारे पास। केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं वो है, इसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों के बारे में समझेंगे, पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये सब जो भी होती है, मिक्सचर कैसे होता है, पृथक्करण की विधियां, सेपरेशन मेथड्स को पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, इन सबको जानेंगे। परमाणु और अणु नाम का चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, लेवोजियर और जितने भी जे थॉमसन हुए, जेम्स चैडविक हुए, गोल्डस्टीन हुए, जितने भी साइंटिस्ट ने परमाणु की खोज और अणु से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत दिए हैं, उस सिद्धांत को हम वन लाइन फैक्ट के तौर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिद्धांत तो लंबी चौड़ी थ्योरी में दे दिए गए हैं, वो हमारे काम के नहीं है। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें क्या निकालना है, उनमें से फैक्ट्स निकालने हैं जो एक लाइन में हम लोग याद कर सके और समझ सके। उसके बाद देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु। ये दोनों चैप्टर थोड़े से लंबे हैं, लेकिन दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा अम्ल, क्षार और लवण और धातु अधातु, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इन दो चैप्टर्स में से आता है। तो ये चैप्टर हम केमिस्ट्री में अगले पोर्शन में करेंगे। चलिए आज चालू करते हैं साइंस पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। ओके, हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स बाकी सारी साइंस जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसकी तुलना में समझना थोड़ा सा आसान है। सब पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट से चलेंगे, ताकि तीनों ही एक लाइन में चलते रहें। जैसे फिजिक्स का पहले एक चैप्टर, फिर बायोलॉजी का एक चैप्टर, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर, ताकि कोई सा भी सब्जेक्ट छूटे ना। मेजरमेंट, मापन। देखो, मेजरमेंट के बारे में एक जनरली आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कारण यह है कि हमने सबने दैनिक जीवन में मेजरमेंट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना वजन लिखता हूं 74 किलोग्राम, तो मेरे लिखे गए इस वजन में मापन कैसे हुआ, या फिर मैं मेजरमेंट को किस तरह से डिफाइन करूंगा, हाउ डू आई डिफाइन मेजरमेंट, व्हाट इज द मेजरमेंट। तो चलो हम एक कंपैरिजन करके चलते हैं। मान लीजिए कि ये जो पानी की बोतल मेरे पास है, ये पानी की बोतल का भार मुझे ज्ञात करना है, यानी कि मुझे पता करना है कि इसका वेट कितना है। अब इसका वेट करते हुए मुझे सबसे पहले एक मानक निर्धारित करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि मेरे हाथ में ये जो मार्कर है, ये मेरा वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड है, यानी कि मेरा मानक है। अब जरा इधर देखो, सपोज करो कि मुझे एक बॉटल का वेट पता करना है और मेरा मानक है ये मार्कर। अब अगर तराजू के एक साइड मैंने बॉटल रख दी, एक तरफ मार्कर रख दिया, केवल एक, तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। यानी कि मुझे दूसरी तरफ मार्करों की संख्या, ये जो मार्कर्स के नंबर है, ये बढ़ाने पड़ेंगे। तो देखो अगला स्टेप क्या होगा। अगर मैं एक तरफ एक बॉटल रखता हूं तो दूसरी तरफ शायद मुझे 25 मार्कर रखने पड़ेंगे, करेक्ट। और मेरा जो स्टैंडर्ड था, जो मानक मैंने बनाया था, मानक यानी कि स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड क्या था? एक मार्कर। स्टैंडर्ड मैंने बनाया था एक मार्कर। आज के समय में मेरे पास एक बॉटल का भार किसके बराबर है? 25 मार्कर के बराबर है। अब मैंने इसमें मापन क्या किया? मैंने ज्ञात किया इसका भार, यानी कि वेट, जो कि मेरे स्टैंडर्ड की तुलना में कितने गुना ज्यादा है? 25 गुना ज्यादा है। और 25 गुना को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी मानते हैं, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन मानते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मापन एक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम हमारी भौतिक राशि का किसी निश्चित निर्धारित मानक के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस इन विच वी कंपैरेटिवली स्टडी द वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड विद द फिजिकल क्वांटिटी। अब वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं लिखता हूं 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर स्टैंडर्ड कितना होगा? मानक 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेरा तापमान उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 गुना ज्यादा है। अगर मैं लिखता हूं 10 सेंटीमीटर, तो मेरा स्टैंडर्ड कितना हुआ? मानक हुआ 1 सेंटीमीटर, और मेरी ये जो लंबाई मैंने लिखी है, ये उसकी तुलना में 10 गुना ज्यादा है। हर बार जब जब मैं किसी भी मापन की आउटपुट को या रिजल्ट को लिखता हूं, उसमें 2 कारक जरूर होते हैं। पहला कारक है ये सेंटीमीटर, जिसे मैंने कहा है मात्रक या फिर यूनिट, जो कि एक मेजरमेंट में जरूरी है। दूसरा कारक होगा ये 10, जिसको मैंने कहा है परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड।
हर बार मापन करते समय इस बात का ध्यान रखना कि जितनी भी मापन क्रियाएं होंगी उनमें एक परिमाण और एक मात्रक यानी कि एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट जरूर होगी। चाहे वो 10 सेंटीमीटर हो, 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे वो 74 किलोग्राम हो, चाहे 5 न्यूटन हो, या 1500 जूल हो, या 12 वॉट हो, या 100 वॉट हो। कितने भी मापन क्रियाएं हो उन सभी के साथ एक मात्रक और एक परिमाण जुड़ा रहता है। अब इनका काम क्या है जरा सोचो, अगर ये मात्रक नहीं होगा तो क्या कठिनाई आएगी, एक बार करके देखते हैं। अगर ये मात्रक नहीं होगा तो देखो क्या आएगा। मैंने यहां लिखा है 10 सेंटीमीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 किलोग्राम, 10 न्यूटन, 10 जूल। आप देखोगे कि जो मैग्नीट्यूड है इन सारे की सारे एग्जाम्पल्स में एक जैसा है। जो चेंज हो रही है वो भौतिक राशि कौन सी है, वो है हमारा मात्रक यानी कि यूनिट। अब इन यूनिट के चेंज होने से क्या हो रहा है, 10 सेंटीमीटर का मतलब है लेंथ, लंबाई, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है टेम्परेचर, 10 किलोग्राम का मतलब है मास यानी कि द्रव्यमान, 10 न्यूटन का मतलब है बल यानी कि फोर्स, 10 जूल का मतलब है कार्य यानी कि वर्क। तो हमारा मात्रक डिसाइड करता है कि दिया गया मैग्नीट्यूड किस भौतिक राशि का है। आपके पास अब ये एक होमवर्क हो गया कि आपको जितने भी मात्रक याद आ रहे हैं आप उन सभी मात्रकों को याद करो। कुछ स्पेशल मात्रक याद नहीं करने हैं, दैनिक जीवन के ही मात्रक। अब मात्रक वो देखो डेली लाइफ वाले मात्रक तो ऐसे भी होते हैं, 1 फुट एरिया या 1 गज, 1 हेक्टेयर जमीन, 1 बीघा खेत। तो ये सारे ये जो बीघा और हेक्टेयर है, इंच है, फुट है, फैदम है, लीटर है, मिलीलीटर है, डेसीलीटर है, ये सारे के सारे अपने आप में एक मात्रक ही हैं। और इन सभी मात्रकों को आपको जानना है कि किन किन भौतिक राशियों से ये जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से हमने यहां एक एग्जाम्पल लिया कि 10 10 10 अगर मात्रक बदल जाता है तो इस 10 के मायने भी बदल जाते हैं। ये 10 लंबाई बन जाती है अगर मात्रक सेंटीमीटर हो तो, यही 10 टेम्परेचर बन जाता है अगर मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड हो, यही 10 बल बन जाता है अगर मात्रक न्यूटन हो तो हमारा मात्रक क्या कर रहा है, भौतिक राशि में और हमारी ये जो परिमाण है 10 इसमें संबंध स्थापित कर रहा है। और ये जो 10 है परिमाण है, यहां पर दूसरा कारक क्या है, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, ये हमको बता रहा है कि हमारा जो मापन है ये स्टैंडर्ड की तुलना में कितने गुना ज्यादा है। जैसे कि यहां पर ये लेंथ कितने गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। यहां पर ये टेम्परेचर कितने गुना ज्यादा है, 17 गुना ज्यादा है। तो हमारा परिमाण और मात्रक दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मापन की क्रिया में जो अगला स्टेप आता है वो स्टेप आता है डायमेंशनल फॉर्मूले को जानना यानी कि विमीय सूत्र। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये जो विमीय सूत्र या जो डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं ये ऊर्जित कहां से हुए या पैदा कहां से हुए। चलो, डायमेंशनल फॉर्मूला ये आइडिया दिमाग में कहां से आया, इस आइडिया की उपज हुई भौतिक राशियों के वर्गीकरण से, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों से मतलब क्या हुआ हमारा, देखो हमारी भौतिक राशियां 2 टाइप की होती हैं। पहली होती हैं मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड। व्युत्पन्न क्वांटिटीज और मूल राशियां, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिसाइडेशन कैसे हुआ, ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, इस बात को जानने के लिए हम समझते हैं एक फॉर्मूले को। आप लोगों ने क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखा है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई यानी कि लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों को लिखते समय जिस मात्रक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लंबाई भी मीटर में होती है और चौड़ाई भी मीटर में, और इसी वजह से क्षेत्रफल का मात्रक क्या बन जाता है,
मीटर स्क्वायर, इसीलिए क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को हम लोग दो भागों में बांट दिया हमने, पहली लंबाई और दूसरी चौड़ाई। यानी कि जब मुझे क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना पड़ा तो मुझे दो अलग अलग भौतिक राशियों को इस्तेमाल करना पड़ा, लंबाई और चौड़ाई को। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब अगर मैं इसकी इकाइयां लिखता हूं तो द्रव्यमान की इकाई होगी किलोग्राम और त्वरण की इकाई होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। अब ये जो किलोग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास यानी कि द्रव्यमान को। ये जो मीटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई, लेंथ को। और ये जो सेकंड स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय यानी कि टाइम को। अब आप ध्यान से देखो कि एक अकेली भौतिक राशि फोर्स यानी कि बल को व्यक्त करने के लिए मुझे द्रव्यमान, समय और लंबाई तीनों की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। अगर इनमें से कोई सी भी एक चीज नहीं होती तो क्या फोर्स का फॉर्मूला बन जाता, नहीं बन पाता। तो ऐसी सारी भौतिक राशियां जो एक से ज्यादा राशियों की मदद से या सहायता से व्यक्त की जाती हैं या समझी जाती हैं, वो सारी की सारी राशियां डेराइव्ड क्वांटिटीज या फिर व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और जो अपने आप में मुक्त हैं, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा द्रव्यमान क्या है, मैंने लिखा 74 किलोग्राम, तो क्या मुझे इस 74 किलोग्राम को मापने या रिप्रेजेंट करने के लिए समय और लंबाई या बल में से किसी की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। मैं केवल द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करके, केवल मास को रिप्रेजेंट करके ये बता सकता हूं कि मेरा वेट कितना है कि नहीं। इसका मतलब कि हमारा ये जो द्रव्यमान मास है ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, मूल राशि हो गई। तो ऐसी ये जो मूल राशियां हैं ये अपने आप में आत्मनिर्भर होती हैं। फिजिक्स में ऐसी केवल 7 मूल राशियां हैं, तो याद करने में आसानी होगी कि 7 मूल राशियों को याद कर लो, और जितनी भी बच गई, जितनी भी बाकी की फिजिक्स में जितनी भौतिक राशियां होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, वो सारी के सारी कौन सी होंगी, व्युत्पन्न राशियां होंगी। मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये डेराइव्ड क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। देखिए मूल राशियां हम पढ़ रहे थे। इंग्लिश में बेटा मूल राशियों को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल यानी कि फंडामेंटल, तो इंग्लिश में क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये कौन कौन सी है, देखिए पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है द्रव्यमान, इंग्लिश में इसे कहा जाता है मास। अब मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूं, अब आगे आने वाली फिजिक्स में हर बार इंग्लिश में हिंदी में दोनों में नहीं लिखूंगा, एक कोई सी लिख दूंगा। हिंदी वाले समझ ले कि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश वाले समझ ले कि हिंदी में क्या होता है। दूसरा लंबाई, लेंथ। तीसरा समय, टाइम। चौथा तापमान। पांचवा विद्युत धारा। छठवा ज्योति तीव्रता। यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। और फिर सातवां आता है पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये सातों मूल राशियां फिजिक्स की अकेली मूल राशियां हैं। इनके अलावा जितनी भी बची हुई राशियां कहेंगी उन सभी को हम लोग व्युत्पन्न राशियां या फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। देखो द्रव्यमान यानी कि मास, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन नोट होता है वो होता है कैपिटल एम।
मास। कैपिटल एम। लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं एल, टाइम के लिए लिखा जाता है कैपिटल टी। अब जाकर के हम उस विमीय सूत्र वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो आपने देखा होगा एम एल टी के रूप में उसे व्यक्त किया जाता है। तो ये जो एम एल और टी है ये असल में क्या है, मास, लेंथ और टाइम, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय। उसके बाद आता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है तो हम लोग उसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ज्योति तीव्रता को कैंडला से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पदार्थ की मात्रा को लिखा जाता है मोल। तो ये रिप्रेजेंटेशन मार्क हो गए। जब जब आप विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले में इन सभी को लिखेंगे, चाहे वो क्वांटिटी ऑफ मैटर हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो, करंट हो, टेम्परेचर हो, टाइम हो, लेंथ हो या मास हो, कुछ भी हो, इन सभी को इन्हीं नोटेशंस में लिखा जाएगा जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी एसआई यूनिट की बात करें, यानी कि इनका जो एसआई मात्रक होगा, तो वो सबका अलग अलग है। जैसे किलोग्राम, मास के लिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होगा, लंबाई का एसआई मात्रक होगा मीटर, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एम हो जाएगा द्रव्यमान, स्मॉल एम होगा मीटर। लेंथ का एसआई मात्रक, टाइम का एसआई मात्रक होगा सेकेंड्स। टेम्परेचर का एसआई मात्रक होगा केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा एम्पेयर, इसको कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक होगा कैंडला, सीडी, स्मॉल सी और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर का एसआई मात्रक है मोल। क्वांटिटी ऑफ मैटर असल में द्रव्यमान भी होता है, यानी कि मास भी होता है, लेकिन जब हम उसको काउंट करते हैं यानी कि ऑन दी नंबर्स उसको देखा जाता है तो हम उसकी इकाई लिखते हैं मोल। तो जब भी विमीय सूत्र लिख रहा होता है उस वक्त हम ये ज्ञात करते हैं कि कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटीज किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे, यानी कि कोई व्युत्पन्न राशि किसी भी मूल राशि के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करती है, करती भी है या नहीं करती, हमें यह जांचना है। अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्योंकि जब जब विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की बारी आएगी आपको इन्हीं 7 मूल राशियों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और उसमें भी ये जो ऊपर की 3 है, 90% डायमेंशनल फॉर्मूला इन 3 भौतिक राशियों के आधार पर ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा तो अगर वो इतना टफ नहीं हुआ तो मेरी गारंटी है कि वो एम, एल और टी में ही खत्म हो जाएगा। अगर वो थोड़ा कठिन हुआ तब जाकर के वो केल्विन और टेम्परेचर और ज्योति तीव्रता या फिर पदार्थ की मात्रा, मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी तक पहुंचेगा। ठीक है, यानी तो आप तैयार रहो कि अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 9 क्वेश्चन तो यही वाले होंगे जो एमएलटी में समाप्त हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे कि विमीय सूत्र क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कि एक भौतिक राशि है जिसका नाम है एक्स, और इस एक्स भौतिक राशि का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा लिखा हुआ है, देखो कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं समझा रहा हूं। एम, कैपिटल एम का मतलब हुआ द्रव्यमान, मास। लेंथ यानी कि लंबाई, टाइम समय, केल्विन यानी कि तापमान, एम्पेयर यानी कि विद्युत धारा, कैंडला यानी कि ज्योति तीव्रता, और मोल यानी कि पदार्थ की मात्रा। ब्रैकेट क्लोज, एक बड़ा ब्रैकेट लिखो जिसमें इन 7 मूल राशियों का वर्णन किया गया हो। यह एग्जाम्पल चल रहा है, यह कोई असली मूल राशि नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने इन सभी को एक पावर दे दी। मुझे यही ज्ञात करना है ना कि ये जो x है ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है। तो हर एक व्युत्पन्न राशि किसी ना किसी मूल राशि पर तो निर्भर करेगी, इसीलिए उसको मूल बोलते हैं और इसको व्युत्पन्न बोलते हैं। Every derived quantities is directly or indirectly depends upon any of the fundamental quantities. हर एक व्युत्पन्न राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी मूल राशि पर निर्भर करती है। विमीय सूत्र वही तरीका है जिसके द्वारा हम ये निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए मन से कुछ भी लिख देता हूं, 0 1 -2 2 0 0 1, इन सभी के ये पावर्स हैं। अब जरा समझो, मास यानी कि द्रव्यमान की पावर कितनी है, 0,
एम्पेयर विद्युत धारा की पावर यानी कि घात कितनी है 0, कैंडला की घात 0। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एक्स भौतिक राशि है ये द्रव्यमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फिजिकल क्वांटिटी एक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मतलब यह हुआ कि जीरो जिन जिन की पावर है उन सभी को तो आप हटा ही दो। जैसे मैं इसको और ये मास को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इनकी पावर 0 थी। इनको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात खत्म हो गई। अब ये निर्भर किस किस पर कर रही है, डिपेंड किस किस पर कर रही है? पहला डिपेंड हो गया लेंथ, दूसरा डिपेंड टाइम, तीसरा टेम्परेचर और चौथा मोल यानी कि पदार्थ की मात्रा। अब इस डिपेंडेंसी के भी दो प्रकार होते हैं, आपने सुना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अब मैं आपको समझाऊं कि ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समझना। सपोज कीजिए कि एक फॉर्मूला लिखा है A इंटू सी इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो C है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलनी, ये एक जैसा बना रहेगा, तो अगर मैं A की वैल्यू बढ़ाता हूं तो B की भी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर A की वैल्यू को घटाता हूं तो B की वैल्यू भी घटेगी। इस प्रकार के रिलेशन को, मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े और एक घटे तो दूसरा भी घटे, इस प्रकार के संबंध को या इस प्रकार की निर्भरता को कहा जाता है अनुक्रमानुपाती या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। When one quantity rises in its value, the another quantity also rises in its value। ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर अनुक्रमानुपाती संबंध। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि A अपॉन बी इक्वल्स टू सी है, A अपॉन बी इक्वल्स टू सी है। अब मैंने बोल दिया कि ये जो A की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, A फिक्स है, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। ऐसे केस में अगर मैं C की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो मुझे B की वैल्यू को घटाना पड़ जाएगा, और अगर मैं B की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो मुझे C की वैल्यू को घटाना पड़ जाएगा। इसका मतलब B और C आपस में एक संबंध रखते हैं, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला घट रहा है। ऐसे संबंध को कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो किसी एक के घटाने पर पहली वाली बढ़ जाती है, किसी एक के बढ़ाने पर पहली वाली घट जाती है। तो ये उल्टा संबंध हो तो व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर सीधा संबंध हो तो अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे यहां तक बात को? तो हमें यही जानना है कि अगर इनमें संबंध है, अगर इन भौतिक राशियों का इस एक्स भौतिक राशि के साथ रिलेशन है, तो वो रिलेशन अनुक्रमानुपाती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली या डायरेक्टली। तो जरा देखो, L की जो घात है 1 वो कैसी है? पॉजिटिव। T की घात है 2 वो कैसी है? नेगेटिव। K की घात है 2 वो कैसी है? पॉजिटिव। और M की मोल की घात है 1 वो कैसी है? पॉजिटिव। यानी कि ऐसी सारी मूल राशियां जिनकी घात धनात्मक है, पॉजिटिव है, वो सारी की सारी कैसी मानी जाएंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती। कौन होंगी अनुक्रमानुपाती? जिनकी घातें पॉजिटिव हैं, जिनके ऊपर लगने वाली पावर पॉजिटिव है, धनात्मक है, वो सारी की सारी कैसी होंगी? पॉजिटिव। कौन कौन सी पॉजिटिव है? लेंथ पॉजिटिव है, अनुक्रमानुपाती, तापमान अनुक्रमानुपाती और पदार्थ की मात्रा अनुक्रमानुपाती। और जिसकी घात नेगेटिव है, जैसे टाइम की घात नेगेटिव हो गई, तो ये कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि अगर मैंने एक्स भौतिक राशि का मान बढ़ाया तो समय का मान घट जाएगा, और अगर समय का मान बढ़ाया तो एक्स भौतिक राशि का मान घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होंगी जो पॉजिटिव घात रखती हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो होंगी जो नेगेटिव पावर शेयर करती हैं। अब यहां से हमारा काम चालू होता है जब हम एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना चालू करेंगे। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के 3 स्टेप्स हैं, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है, चरण फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में लिखिए भौतिक राशि,
पहले स्टेप में भौतिक राशि लिखिए, अगले चरण में नेक्स्ट स्टेप में इस भौतिक राशि का फॉर्मूला, यानी कि सूत्र, मैथमेटिकल फॉर्मूला आप सभी को याद है। जैसे हम लिखते हैं चाल, यानी कि हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड। तो ये जो गणितीय फॉर्मूला है ये हमें याद रखना है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे ही मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया उसे उसकी यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, यूनिट्स यानी कि इकाई, SI इकाई में। जैसे कि चाल आ गया तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो उस फॉर्मूले में जो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, इकाई क्या होगी, मीटर, और समय की इकाई क्या होगी, सेकंड। तो दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही ये हो जाएगा तो लास्ट स्टेप में हम उसको M, L और T के रूप में व्यक्त कर देंगे। 90% भौतिक राशियां M, L और T के रूप में ही व्यक्त की जाती हैं, इसीलिए हम लोग MLT के रूप में ही चलेंगे। क्या ये ब्लू ज्यादा दिख रहा है? राशि मतलब होता है क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, बता चुका हूं मैं, ध्यान दो इधर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से। बैकग्राउंड चेंज करना है, ये दिखेगा अच्छे से, ये दो। ये क्लियर है? ये जो ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है ये नहीं है क्लियर? बोलो अगर सही से दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े फिर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वही जो मैंने आपको बताया, चाल। चलिए, पहली भौतिक राशि हो गई हमारी चाल, यानी कि स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? भौतिक राशि तो हमने ढूंढ ली, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, ये बैकग्राउंड फिर से चेंज करना पड़ेगा, व्हाइट ही कर दो इसको। दिख रहा है? ठीक है, चलो चलो। तो बेसिकली चाल के बारे में अपन डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, विमीय सूत्र। चाल यानी कि स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, दूरी बटा समय, इंग्लिश में डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब किसी भी डिस्टेंस को आप किस भौतिक राशि में व्यक्त करेंगे या किस मात्रक में व्यक्त करेंगे? यूनिट क्या होनी चाहिए और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी तो हो गई डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या लिखोगे? मीटर। मीटर के लिए आ गया एम और टाइम के लिए हो गया सेकंड, यही होगा। इसीलिए जो चाल होती है स्पीड, स्पीड का मात्रक क्या लिखते हैं अपन? मीटर पर सेकंड, इसीलिए तो लिखते हैं। तो इसका मात्रक में कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर पर सेकंड। अब इसको MLT में कन्वर्ट कर दो, M, L और T। अब जरा देखो, M का मतलब है द्रव्यमान, मास। अगर इस फॉर्मूले में मास, द्रव्यमान यूज होता तो यहां पर एक मात्रक देखने को मिलता हमें किलोग्राम, लेकिन क्या ये किलोग्राम हमको फॉर्मूले में देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर, इसीलिए मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था कि जो M है वो मास, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या इस फॉर्मूले में द्रव्यमान है? किलोग्राम दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मास के ऊपर लिख दो 0। लेंथ, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या इस फॉर्मूले में मीटर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, स्मॉल m, इसके ऊपर 1 लगा दो। टाइम यानी कि t का मात्रक क्या है? सेकेंड्स। सेकेंड्स दिखाई दे रहा है इसमें? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा सेकेंड, तो इसके ऊपर भी 1 लिख दो। तो इस प्रकार से चाल का विमीय सूत्र बन गया M0LT। किसी की घात अगर 1 है तो उसके ऊपर 1 लिखना जरूरी नहीं है, आप L और T भी लिख सकते हो। तो आपको समझ में आया कि हमने चाल का विमीय सूत्र कैसे निकाला। ये एक बार में अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई टेंशन नहीं है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें आगे चल के डिस्कस करने हैं। और चलिए अगला देखते हैं त्वरण।
त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एसेलेरेशन, त्वरण। अब एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। टी में -1 आएगा, हाँ सही बोल रहे हो यार, टी में -1 आएगा। चलो अभी इसको अपन अभी क्लियर कर लेते हैं। चलो वो गलत हो गया था, नीचे से ऊपर जाना था तो -1 होना था। ये बोर्ड के कंफ्यूजन में आप लोग मुझे कंफ्यूज मत करो। अब चलो अपन वेग और समय के सापेक्ष त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। अब वेलोसिटी में चेंज यानी कि वेग के परिवर्तन की दर, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और डेल्टा वी अपॉन टी इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो इसको हम लोग लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, यही लिखते हैं। अब एक बात बच्चों हमेशा याद रखना कि जब जब हम लोग किसी भी एक जैसी इकाइयों वाले भौतिक राशि को, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी यूनिट एक जैसी हैं, अगर उनको घटाते या जोड़ते हैं तो यूनिट में यानी कि मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं आता। हम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो कारें हैं जो अलग अलग स्पीड पे चल रही हैं, एक है 10 मीटर पर सेकेंड और इसको जोड़ दो आप 18 मीटर पर सेकेंड से, तो जोड़ करके ये कितनी हो गई? टोटल हो गई 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मीटर पर सेकेंड था, ये इकाई चेंज हुई क्या? नहीं हुई, ये उतनी की उतनी बनी रहेगी। ऐसे ही इसको सेम देखो, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, आंसर कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि घटाने पर भी जो मात्रक है वो नहीं बदलता, लेकिन ये मात्रक उस वक्त बदल जाते हैं जब हम गुणा या भाग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड, इससे ये कैंसिल हुआ 2 मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आ गया 2। यानी कि जब हम गुणा करते हैं तब इकाइयां बदल जाती हैं और भाग देते हैं तब भी इकाइयां बदल जाती है। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड का अगर 2 मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 20 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गुणा या भाग करने पर इकाइयां बदल जाती हैं, जबकि जोड़ने या घटाने पर इकाइयां नहीं बदलती। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हम लोग वेलोसिटी को एक दूसरे में घटाने वाले थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड घटा देते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं बचा, अब तो 0 रह गया, केवल टाइम आएगा। चलो तो यहां से मात्रक में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो लिख लिया, अब हमको मात्रक निकालने, यूनिट्स निकालनी है। तो हमारा जो वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड, और जो टाइम होगा सेकंड्स में, यही होगा। तो इस प्रकार से हमारे त्वरण का जो मात्रक निकला वो आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब इसको लिखने की कोशिश करो MLT में, MLT। फिर से देखो, अगर m के ऊपर घात मुझे चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि मेरी जो इकाइयां हैं इन यूनिट्स में कम से कम एक जगह तो किलोग्राम होना चाहिए, जो कि इस फॉर्मूले में नहीं है। तो अगर किलोग्राम नहीं है तो 0 लिख दो। उसके बाद लेंथ यानी कि L, लंबाई के ऊपर घात अगर चढ़ानी है तो जरूरी है कि इस फॉर्मूले में मुझे मीटर दिखाई दे रहा हो। दिख रहा है मीटर? एक बार 1 लिख दो। और अगर टाइम के ऊपर घात चढ़ानी है तो इस फॉर्मूले में मुझे टाइम दिखना चाहिए। अब यहां जो मुझसे पिछले फॉर्मूले में गलती हुई थी वो मैं यहां सुधार देता हूं। जब भी हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, अगर मैं इसे ऊपर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड की घात -2। आपको पता है जो भी चीजें अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जो भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसकी घात को जैसे ही आप ऊपर न्यूमरेटर यानी कि अंश वाले हिस्से में लेके जाओगे तो वो कैसी हो जाती है? नेगेटिव। तो यहां पर सेकंड की घात कैसी है? 2, नीचे की साइड है। जैसे ही ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2। यानी कि हमारा त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसकी घात बेचारे की 0 है। हमारा एक्सेलरेशन लेंथ पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम टाइम बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन, त्वरण घट जाएगा। अगर हम टाइम घटा देंगे यानी कि हमारी गाड़ी का एक्सेलरेशन, त्वरण बढ़ रहा है। समझे यहां तक बात को?
और आगे चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलो अब थोड़ी सी एक डिफिकल्ट क्वांटिटी, बल, फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला लिखो जल्दी से, 2 सेकंड है तुम्हारे पास। एस पे स्क्वायर कैसे आया सर? चलो ये भी बता देंगे, अभी इसमें भी हम पढ़ेंगे ही, सही सेम चीज है, बता दूंगा। हिंदी में पढ़ाओ सर, हिंदी तो बोल रहा हूं मैं, कौन सा अंग्रेज हूं। चलो, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, इंग्लिश में मास इंटू एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन। अब इस फॉर्मूले में त्वरण भी है, जो पिछली बार पूछ रहे थे कुछ कि एस के ऊपर स्क्वायर कैसे चला गया, वो भी देखते हैं हम लोग, और इसमें द्रव्यमान और बल का डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़े अपन। सबसे पहले मास, मास के लिए जो फॉर्मूला तो हम लिख चुके हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला। द्रव्यमान के लिए इकाई क्या लिखोगे आप? लिखोगे किलोग्राम, लिख दिया मास के लिए, वेरी गुड। चलो अब एसेलरेशन पे आते हैं। एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। वेग में परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल्टा वी, समय के सापेक्ष को हम लोग लिखते हैं टाइम। तो डेल्टा वी अपॉन टाइम, इस डेल्टा वी का मतलब होता है जब जब लाइफ में आपको डेल्टा दिखाई दे, ऐसा एक ट्राइंगल वाला साइन दिखाई दे, इसका मतलब समझ लेना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, आखिरी मान माइनस प्रारंभिक मान। तो हमारी जो वेलोसिटी है उसका आखिरी मान होता है v2 और प्रारंभिक मान होता है v1, अपॉन में कर दिया इसके हमने टाइम। अब जब इसकी आप इकाई लिखने जाओगे, इसकी जब आप यूनिट बनाने जाओगे, तो हमारी वेलोसिटी में माइनस करेंगे तो इकाई तो बदलेगी नहीं, अभी अभी मैंने सिखाया था। तो वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, करेक्ट। अब ये तो हो गया एक एस। अब ये वाला जो टाइम है, इस टाइम का भी तो एक एस लिखना पड़ेगा, तो ये एक और एस लिख दिया, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये किसका मात्रक बना है? हमारे त्वरण का, एसेलरेशन का। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन त्वरण का, एसेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहां से ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। मैं अब इतना मिटा रहा हूं। चलो, तो हम मास के लिए, द्रव्यमान के लिए यहां पर किलोग्राम लिख चुके हैं। अब यहां देखो त्वरण का एसआई मात्रक भी लिखो, क्योंकि किलोग्राम तो मास का एसआई मात्रक हो गया। त्वरण का लिखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे बल, बल का एसआई मात्रक क्या बना? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन यानी कि न्यूटन, कोई दूसरा मात्रक नहीं है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। वैज्ञानिक है, उनके सम्मान में हमने इस इकाई को नाम दिया है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को एम, एल और टी के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करो। देखो एम यानी कि द्रव्यमान कब माना जाएगा? जब हमारी इकाई में किलोग्राम हो। तो इकाई में किलोग्राम है, एक बार लिख दो ऊपर। यहां देखो लंबाई, लेंथ, जब यहां पर मीटर दिखाई दे तो लेंथ में 1 डाल दो, डाल दिया। समय, टाइम, जब यहां सेकंड दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यहां पर हमें समय के लिए उसका घात चढ़ानी है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो सेकंड है ये बटे के नीचे वाले हिस्से में, न्यूमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। तो जब डिनोमिनेटर में किसी भौतिक राशि की घात हम चढ़ाते हैं, जब हम डिनोमिनेटर में किसी भौतिक राशि की घात को चढ़ाते हैं, तो वो ऊपर जाकर के हो जाती है नेगेटिव। तो यहां पर जो 2 है, यहां पर हो जाएगा -2। तो हमारे बल का विमीय सूत्र बना एम एल टी -2, क्योंकि जिनकी घात 1 होती है उनको 1 लिखना जरूरी नहीं है। समझे यहां तक बात? त्वरण में आपको समझाऊंगा, अभी हम इन भौतिक राशियों को दोबारा से डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैं तो अभी केवल डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, मैंने भौतिक राशि नहीं पढ़ाई है। आप ये मत सोचना कि त्वरण मैंने पढ़ा दिया। त्वरण के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस वक्त हम त्वरण को समझेंगे भी। अभी तो मैं केवल भौतिक राशियों को बता रहा हूं कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे अभी हमने ये बल का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया mlt -2, ऐसे दूसरी भौतिक राशियों का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग बना करके देखेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। हम लोग अगली क्लास में इसी डायमेंशनल फॉर्मूला वाले चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज की चर्चा करेंगे और उसी चर्चा को आगे ले जाकर के जोड़ देंगे हम
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि दूरी और विस्थापन से, तब आपको डिफरेंशिएशन समझ आएगा कि क्यों हमारा जो विस्थापन है वो वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है, और हमारा जो दूरी है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारा फिजिक्स का आगे के 1-2 चैप्टर्स रहेंगे। जैसे ही ये 1-2 चैप्टर हो जाएंगे, हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। हम लगातार फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, चेंज करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।